In this session, we'll start a new chapter named Agriculture. And this chapter is chapter 11th of SS of class 8th. About 50% people in the world are engaged in agriculture. मतलब दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसी है जो फार्मिंग करती है. आवर कंट्री इज़ एन एग्रीरियन कंट्री. हमारा जो कंट्री है वो एग्रीरियन कंट्री है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है. अप्रोक्सीमेटली 2/3 पीपल ऑफ द कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमारा कंट्री के लगभग 67% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. ऑफ ऑल द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, द फूड क्रॉप्स आर यूज्ड एज फूड एंड द कैश क्रॉप्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो फूड क्रॉप्स है जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और कैश क्रॉप मतलब एग्जाम्पल क्या है, कॉटन. वो किस लिए काम आता है, वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. मतलब एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन जाता है और वहाँ से क्लॉथ बन के आता है. कॉटन है उससे क्लॉथ बनता है ना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा और वहाँ से बन के आएगा. सो कैश क्रॉप्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है वो इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है जैसे कि कॉटन है उस पर जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट है उसे बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. और रॉ मटेरियल मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है जो जाएगा इंडस्ट्रीज़ में वो रॉ मटेरियल है. ये सारे फूड क्रॉप्स है और ये कैश क्रॉप्स है. बाजरा है उसे इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं. वीट है, गेहूँ है, ग्राम्स चना, बार्ले, जौ. तो ये सारे फूड क्रॉप्स है. मीस, राइस, सनफ्लावर, सोयाबीन. और ये सारे कैश क्रॉप्स है. कैश क्रॉप्स मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स. ये खाने के लिए काम आते हैं. ये जो है यू आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. शुगर केन, टोबैको, कॉफ़ी, कॉटन, इसे बेच के ज़्यादा पैसे मिलते हैं. इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ग्रोइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, फ्रूट्स, vegetables, flowers and rearing of livestock are included and this are called farming. हम फार्मिंग किसे बोलते हैं, मतलब फार्मिंग उसे बोलते हैं कि ग्रोइंग ऑफ फूड ग्रेन्स को उगाना, ऑयल्स को उगाना, पल्सेस को उगाना और पशु पालन करना मतलब पशुओं की देखभाल करना, वो सब फार्मिंग का पार्ट है. ये सारी चीज़ें फार्मिंग का पार्ट है. मतलब अनाज को उगाना, कठोर को उगाना, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर, ये सारे फार्मिंग्स का पार्ट है. द फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर. फार्मिंग को हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं और कृषि भी बोल सकते हैं. समझ में आ गया. ये डेफिनेशन है फार्मिंग की, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसी है. द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ ऑफ द लैटिन ओरिजिन और उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरा. फ्रॉम अगर से अगर का मीनिंग होता है फील्ड और कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग. मतलब कल्चरा का मीनिंग क्या हुआ, फील्ड में ग्रो करना. एक तरह का एग्रीकल्चर ही हुआ ना, फील्ड में ग्रो करना वो एग्रीकल्चर ही है. तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर है. ग्रोइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड पशुओं की देखभाल करना, वो सब फार्मिंग का पार्ट है. अब ये एग्रीकल्चर है किस पे डिपेंडेंट करता है उसके बारे में बात है. ये फेवरेबल सॉइल, वाटर, सीड्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर. मतलब अगर सॉइल अच्छी है, प्लांट्स को पानी मिल रहा है, सीड्स अच्छे मतलब छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो पहले सीड्स होते हैं उसे पहले ज़मीन में बोते हैं, उसके बाद वो प्लांट बन के उगता है. तो सीड्स अच्छे होने चाहिए. जो सोइल है उसको फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए, तभी क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर पाएगा अच्छे से. पेस्टिसाइड्स मतलब जो पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं जो प्लांट्स में हो जाते हैं, उसे मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. फिर क्लाइमेट मतलब वहाँ का जो फार्म है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वातावरण कैसा है. तो उन सभी फैक्टर्स पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, खेतीबाड़ी डिपेंडेंट है. अगर ये सारे फैक्टर्स अच्छे रहे तो खेतीबाड़ी अच्छी होगी, वरना बुरी हो जाएगी.
सोइल अच्छी चाहिए, पानी होना चाहिए, सीड्स अच्छे होने चाहिए, फर्टिलाइज़र क्रॉप्स को मिलना चाहिए, सोइल में जाना चाहिए, पेस्टिसाइड से तो पेस्ट नहीं होंगे, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, तो भी एग्रीकल्चर हो सकेगा। ये जो ग्रीन एरिया है ना, वहाँ पे खेतीबाड़ी है, बाकी जगह खेतीबाड़ी नहीं है, ये सारी जगह पर खेतीबाड़ी नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ग्रीन है, तो वहाँ पे बहुत खेतीबाड़ी होती है। चाइना के इस पार्ट में ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, अमेरिका के इस पार्ट में ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, और यूरोप है ये, उसमें बहुत सारी जगहों पे खेतीबाड़ी होती है। ये मैप है एरेबल लैंड का, जहाँ पे खेतीबाड़ी हो सकती है। जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में ये हो सकता है, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में खेतीबाड़ी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे फार्म सिस्टम की। फार्मिंग कैन बी सीन एज ए सिस्टम। हम फार्मिंग को एक सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के रूप में। मतलब कुछ स्ट्रक्चर में क्या होता है, फिक्स सिस्टम होती है, तो फार्मिंग को एक सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, वेयरहाउस, लेबर एक्सेट्रा आर वाइटल इनपुट्स ऑफ फार्म सिस्टम। मतलब अगर सीड्स अच्छे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हो आप, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो खेतीबाड़ी अच्छी होगी। दे आर द वाइटल वैल्यूबल इनपुट्स। अगर ये सारी चीज़ें होगी ना खेतीबाड़ी में, तभी खेतीबाड़ी अच्छी हो सकती है। अगर ये डालोगे तो फसल अच्छी होगी, क्रॉप्स अच्छे होंगे। तो ये सारे इनपुट्स है, आपको खेती में डालने हैं। इनपुट्स आप डालोगे तभी खेतीबाड़ी से आउटपुट निकलेगा। तो ये सारे इनपुट्स हैं, और इनपुट्स होता फार्म सिस्टम। Ploughing, sowing, irrigation, weeding, harvesting, etc. are the operations of the farm system. ये सारी चीज़ें खेतों में होती है। क्या होती है? प्लॉफिंग मतलब ज़मीन है, जो सोइल है, उसको खेड़ना होता है, उसमें जगह करनी होती है, तभी आप सीड वहाँ पे बो सकते हो, तो उसे प्लॉफिंग बोलते हैं, खेड़ना। ज़मीन ऐसी है तो उसे खेड़ के थोड़ा जगह बनाएंगे, वहाँ पे सीड बोएंगे। फिर सोइंग मतलब जो सीड्स है उसे ज़मीन में बोना, पहले जगह की प्लॉफिंग की सोइल में, उसके बाद सीड्स को ज़मीन में बोना है, उसको डालना है वहाँ पे, फिर उसे फिर से ढक देना है। फिर जब ये सोइल ऐसी होगी, प्लेन फिर से हो गई बोने के बाद, यहाँ पे सीड चला गया, उसके बाद जो लैंड है उसे पानी देना है, जहाँ पे क्रॉप उगाया है ना, उस सारे लैंड में पानी देना, उसे इरिगेशन कहते हैं। फिर वीडिंग मतलब जो प्लांट्स है, यहाँ पे हमने सीड्स बोया था, उसके आसपास वाले रीजन में अगर पानी जाएगा ना, तो वहाँ पे भी कोई प्लांट्स उग जाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे रिमूव करने होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स है, जो हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, उसे रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। और लास्टिंग हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप्स पूरा रेडी हो जाए, जब एंड प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाए, तब हमें उसे ज़मीन में से निकालना है, और फिर जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो लेनी है, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। प्लांट और क्रॉप रेडी, क्रॉप्स आर गैदर्ड आर द ऑपरेशंस। ये सारे ऑपरेशंस हम करते हैं एग्रीकल्चर में। ज़मीन को खेड़ते, सीड्स को बोते, पानी देते, वीडिंग करते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब जब, जैसे कि कॉटन है, कॉटन आपने देखा होगा, उसके प्लांट्स कैसे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसके, तो उसमें से आपको कपास निकालना होता है, और फिर लास्टली जो प्लांट है उसे ही निकाल देना होता है। तो ये हार्वेस्टिंग है। प्लांट्स को, पूरे प्लांट को ही निकाल दो, और जो कपास है उसे ले लो, जितना भी बचा है वो। फिर ग्राउंडनट होता है, उसमें छोटा सा क्रॉप होता है, वो ज़मीन से ही निकलता है, तो उसे पूरे क्रॉप को ले लो, और जितनी भी ग्राउंडनट के क्रॉप्स है उसे निकाल लो, वो हार्वेस्टिंग हुई। और हार्वेस्टिंग पर्टिकुलर सीज़न में होती है, और कई नए साल भारत के कई स्टेट्स में नए नए साल आते हैं, तो वो नए साल हार्वेस्टिंग सीज़न पे ही स्टार्ट होते हैं कई जगहों पर। ज़्यादातर अप्रैल में ये हार्वेस्टिंग का सीज़न चालू होता है, तब एक ईयर है वो भी चालू होता है। क्रॉप्स, wool, dairy, poultry products, etc. also fall under agriculture outputs.
ये सारी अगर इनपुट्स देंगे, उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस खेतों में करेंगे, तो लास्टली हमें क्रॉप मिलेगा। ये एंड प्रोडक्ट है, और क्रॉप को ही हम बाजार में जाके बेचते हैं। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है और हम उसे खाते भी है। क्रॉप्स फिर वूल भी निकलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था एग्रीकल्चर के साथ क्या है, लाइव स्टॉक भी बात है, मतलब पशुपालन की देखभाल का भी बात हुई है। तो पशुओं की अगर देखभाल करेंगे तो लास्टली हमें वूल भी मिलेगा। शीप है तो वूल मिलेगा, गाय है, भैंस है तो हमें उसे डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे, मिल्क है, फिर मिल्क में से हम बटर मिल्क बनाएंगे, बटर बनाएंगे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब अगर हम चिकन है, डक्स है, उसका देखभाल करते हैं तो बाद में हमें उससे मीट मिल सकता है या फिर एग्स मिल सकते हैं। तो ये सारे एंड प्रोडक्ट्स है, क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा फॉल अंडर द एग्रीकल्चर आउटपुट्स, ये एंड प्रोडक्ट्स है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से प्रकार के सॉइल होते हैं भारत के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। ये जो मिट्टी है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी को ही हम सॉइल बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार की होती है। हर एक मिट्टी एक समान नहीं होती, कोई लाल होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई प्लेन होती है। तो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, तो हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट इज एल्यूवियल सॉइल। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स। जो नदियों से बहाकर लाई मिट्टी रेती से बनी भूमि, उसे एल्यूवियल सॉइल बनते हैं। एक नदी होती है, नदी जब ओवरफ्लो हो जाती है तो आसपास वाले रीजन्स में चली जाता है पानी। तो आसपास वाले रीजन्स में पानी के साथ साथ जो नदियों में मिट्टी आ रही है ना, वो भी चली जाएगी। तो उससे आसपास वाली जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि पानी में जो मिट्टी आती है वो बहुत ही फर्टाइल आती है। तो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स फॉर्म्स एल्यूवियल सॉइल। और सिल्ट का मतलब क्या है, सैंड और मड दैट इज कलेक्टेड एट साइड्स ऑफ द रिवर या फिर बॉटम ऑफ द रिवर। अगर आप नदियों में देखेंगे, जब नदी पूरी सूख जाती है तो उसके नीचे काली जैसी मिट्टी होती है, वो सिल्ट है। तो वो सिल्ट कई बार ओवरफ्लो हो गई नदी, तो नदियों के किनारे भी चला जाता है। तो उससे वहाँ की जो आजू बाजू वाली रीजन है की मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि सिल्ट जो होता है वो अच्छा माना जाता है, फर्टाइल माना जाता है, उससे प्रोडक्शन अच्छा आता है। और अगर ओवरफ्लो ना भी हुई तो भी कई बार चली जाती है। तो एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स। जो ये एल्यूवियल सॉइल है वो स्टिकी होती है और डार्क होती है, मतलब ये मिट्टी है ना, वो थोड़ी बहुत स्टिकी होगी और डार्क होती है, डार्क कलर है ना इसका, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। द एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन लार्ज एरियाज ऑफ द कंट्रीज। मतलब भारत के कई क्षेत्रों में ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे मैप है, ये सारे जो ब्राउन एरियाज है ना, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे गंगा बहती है, यहाँ पे यमुना बहती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ये सारी नदियाँ कहीं बार अपना जो किनारा, नदी किनारे से पार हो जाती है, तो आसपास वाले रीजन में कई बार चली जाती है। तो उससे आसपास वाले रीजन में जो सोइल फॉर्म होती है वो एल्यूवियल सॉइल होती है। ब्रह्मपुत्र कई बार ओवरफ्लो हो जाती है। तो ये सारे रीजन्स पे एल्यूवियल सॉइल है नेचुरली। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया इन गुजरात। मतलब गुजरात का जितना एरिया है ना, उसके मोर देन 50% एरिया में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ये सारी जगह पे एल्यूवियल सॉइल है गुजरात के, समझ गए, एल्यूवियल सॉइल। इस फर्टिलिटी वेरियस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द गुजरात। मतलब एल्यूवियल सॉइल को बहुत ही फर्टाइल माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी जगह एक समान नहीं होती। उसकी फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी हर एक एरिया में डिफरेंट होती है। भले ही एल्यूवियल सॉइल हो हर एक जगह पे, पर फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी हर एक एरिया में डिफरेंट होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लिखा है सॉइल एक मात्र एक कंडीशन है, बाकी वाटर है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है। अगर ये सब आप अच्छे करेंगे, सभी को अच्छे करेंगे, तभी आपका जो क्रॉप होगा वो अच्छा होगा। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन अच्छी है तो नेचुरली क्रॉप अच्छा नहीं होगा, सबको मेंटेन करना पड़ेगा।
द एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, मतलब बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही अच्छी है। क्रॉप्स लाइक पेडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। मतलब पेडी मतलब राइस, शुगर केन मतलब गन्ना, जूट मतलब ये जूट के प्लांट है, तो उससे ऐसी थ्रेड्स बन सकती है जूट से। और जो कोथड़े आते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे कोथड़े भी आते हैं, तो वो भी जूट से ही बने होते हैं। कॉटन तो कपास है, मीस मकाई, ऑयल सीड्स मतलब ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे ऑयल सीड्स हैं, जिससे हमें ऑयल मिलता है, वो ऑयल सीड्स है। एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। ये सारी चीज़ें एल्यूवियल सॉइल पे उग सकती है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। तो ये सारी जो चीज़ों को बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए प्रोड्यूस होने के लिए। अब दूसरे प्रकार की सॉइल है, वो है रेड सॉइल। तो आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, एल्यूवियल सॉइल किससे फॉर्म होती है? बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स। वो बहुत ही स्टिकी होता है और डार्क होता है। इंडिया के बहुत एरियाज़ में ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया इन गुजरात हैज़ एल्यूवियल सॉइल। इस फर्टिलिटी वेरीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ गुजरात। द एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव है। और जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है, मतलब कितनी उपजाऊ अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। क्रॉप्स लाइक पेडी, शुगर केन, जूट, मेज एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ। Second type of soil is red soil. It is found in areas of igneous and metamorphic rocks. मतलब जहाँ पे ये igneous और metamorphic rocks पाई जाती है, उस एरियाज़ में रेड सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल नाम पड़ा है क्योंकि ये जो सॉइल है वो रेड कलर की है। ये सारे रीजन्स पे रेड सॉइल है क्योंकि यहाँ पे igneous और metamorphic rocks है। ये रेड वाले जितने भी एरिया वहाँ पे ये ज़मीन है। और ब्लैक सॉइल में ये सारे रीजन्स भी थे जो हमने नहीं देखे थे, तो एक बार देख लो अच्छे से। द सॉइल इज रेडिश ड्यू टू द कंटेंट्स ऑफ आयरन एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इस सॉइल में आयरन है और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसकी वजह से ये जो सॉइल है उसका कलर हमें लाल दिखता है। इट टर्न्स येलो वाइल गोइंग डीपर। मतलब ऊपर है वो रेड है, पर अगर हम ज़मीन खोद के थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा ही खोदेंगे, तो हमें येलो अपीयर होगी, ये ज़मीन येलो कलर की अपीयर होगी। इट इज़ रिलेटिवली पोरस एंड इज़ फर्टाइल। पोरस मतलब थोड़ी जगह वाली ये सॉइल दिखती है, और ये फर्टाइल है मतलब उपजाऊ है, प्रोडक्टिव है ज़मीन। पोरस मतलब होल्स होते हैं ज़मीनों के बीच में, तो उसे पोरस बोलते हैं, रिलेटिवली थोड़ी बहुत। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, wheat, jowar, linseeds, groundnut, potatoes, etc. are cultivated in this soil. यहाँ पे कई जगह पे मैंने गुजराती में ये सारी चीज़ें लिखी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर है, उस पे ही जो भारत की बहुत जनसंख्या डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर को समझना है तो हमें उसका नाम लोकल भाषा में, हिंदी में, सब में पता होना चाहिए। अगर सिर्फ इंग्लिश में पता है तो उससे जो बात है वो कन्वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। मिलेट है, उसे हम बाजरी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेड सॉइल में कल्टीवेट होती है। बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, लिनसीड्स मतलब अरसी, फिर ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, पोटैटोस। तो ये सारी चीज़ें रेड सॉइल पे कल्टीवेट होती हैं। तो कहाँ पे रेड सॉइल फाउंड होती है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जहाँ पे है वहाँ पे। लाल क्यों दिखती है? क्योंकि कंटेंट्स ऑफ आयरन एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर। अगर हम नीचे जाएंगे तो येलो अपीयर होगी। थोड़ी बहुत पोरस है, वहाँ जगह होती है छोटी छोटी ऐसी पोरस है, होल्स है, ओपनिंग्स है, उसे ये भी बोल सकते हैं। और बहुत ही प्रोडक्टिव है, उसके जितनी प्रोडक्टिव नहीं है, ये सबसे प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है। ये थोड़ी कम होगी पर है फर्टाइल पर। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड्स, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। ये मैप था, अगर फिर से देखना है तो कौन सा रेड में एरिया हुआ? ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे रेड सॉइल है। और फिर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा,
मिज़ोरम, तो वहाँ पे भी रेड सोइल है। फिर नीचे तमिलनाडु का पार्ट है, कर्नाटका का पार्ट है और बीच में केरला का भी कुछ पार्ट होगा, तो वहाँ पे सारी जगह पे रेड सोइल है।